नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संस्कृति पीसीएस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत उपाध्याय और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। मुख्य रूप में बिहार में भूमि अतिक्रमण और वेटलैंड संरक्षण को लेकर जो है यह टॉपिक है। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वेटलैंड है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जो आर्द्र भूमि है, इसके अलावा जो रामसर साइट है, यह सभी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है और आप देखेंगे इससे आपके एग्जाम में हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि हम लोग जो यह कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, इसमें मैं प्रतिदिन आपके लिए कोई ना कोई एक जो है ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जो भी जो है विषय से संबंधित कोई स्पेसिफिक टॉपिक होगा, उस पर हम बात करेंगे। बिल्कुल जो करंट सेंट्रिक और मुख्य रूप से जो स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो दोनों को कंक्लूड करते हुए जो है यह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए आज से। और सबसे पहले हम ज्योग्राफी के टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करने वाले हैं कि ज्योग्राफी में कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो बिहार में लगातार चर्चा में रही हैं, क्योंकि आपको पता होगा आपके सिलेबस में, आपके एग्जाम में बिहार से सीधे जो है, जो बिहार की ज्योग्राफी है उससे सीधे प्रश्न पूछा जाता है। स्पष्ट रूप से आपके सिलेबस में इस बात का उल्लेख है कि बिहार ज्योग्राफी, जो बिहार का भूगोल है, उससे प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है? तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से इस सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। मेरी आशा है कि आप लोग इस सेशन को प्यार देंगे, बहुत अच्छे तरीके से आप इससे जो है बहुत चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे और अपने एग्ज़ाम में अगर इससे प्रश्न पूछा जाता है तो बेहतर आंसर करेंगे। ठीक है? चलिए दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं बिहार में भूमि अतिक्रमण एवं वेटलैंड संरक्षण को लेकर। दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो 10 फरवरी 2026 अभी हालिया घटनाक्रम है और इसको बिहार राज्य सरकार द्वारा जारी जो आधिकारिक आंकड़े हैं उनके अनुसार अगर हम देखें, तो राज्य जो प्राधिकरण है, इन्होंने 2.25 हेक्टेयर से जो बड़े लगभग 4526 आर्द्र भूमि है, इनकी पहचान की है। और मुख्य रूप से जिनमें से आप देखेंगे 4316 का जो भूभाग है, मुख्य रूप से ये इसका जो भू स्तरीय सत्यापन है, जो ग्राउंड वेरिफिकेशन है, वह पूरा कर लिया गया है। और इसके कारण जो है यह जो मुख्य रूप से पूरा मामला है काफ़ी चर्चा में आता है। दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा कि बिहार में जो चिन्हित भूमि अतिक्रमण है वह केवल प्रशासनिक या राजस्व से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध आप देखेंगे तो जो राज्य की वेटलैंड है, जो आर्द्र भूमि है, इनसे भी है। दोस्तों, राज्य की कई झीलें, तालाब और जो आहर पईन है, जो चौर हैं, जो नदी हैं, जो मुख्य रूप से तटीय क्षेत्र हैं, वह अवैध कब्जे के कारण क्या हो रहे हैं, लगातार सिकुड़ते जा रहे हैं। ठीक है? अब इसका प्रभाव मुख्य रूप से वेटलैंड पर भी पड़ेगा। वेटलैंड पर अतिक्रमण जो है लगातार बढ़ता जा रहा है और इससे आप देखेंगे तो कई प्रकार की समस्याएं भी जो है उत्पन्न होती हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें तो बाढ़ नियंत्रण की जो प्रकृति है, मुख्य रूप से इसकी क्षमता घट जाती है जब हम वेटलैंड्स को कैप्चर करने लगते हैं। भूजल पुनर्भरण जो होता है वह भी बहुत ही प्रभावित होता है। जैव विविधता और जो प्रवासी पक्षी हैं, पक्षी और जो है पशु हैं, इनका आवास मुख्य रूप से नष्ट होता है। और शहरी क्षेत्र में आप देखेंगे तो जल भराव और जो हीट आइलैंड है, इसका प्रभाव बढ़ता है। तो दोस्तों, आपने यह समझा कि वेटलैंड्स के अतिक्रमण से क्या-क्या समस्याएं हो सकती हैं। दोस्तों, अब हम बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से अपने कोर स्टैटिक पॉइंट पर आएंगे और हम बात करेंगे वेटलैंड्स की। दोस्तों, आपने शायद पढ़ा भी होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो चिंता का कोई बात नहीं है, आप बहुत अच्छे तरीके से वेटलैंड को समझने का प्रयास करेंगे और जब आप वेटलैंड को समझ लें 2-3 मिनट में, तब आप कमेंट करके मुझे बताएंगे भी कि आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है वेटलैंड को। और अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं बहुत अच्छे तरीके से वेटलैंड को और फिर जो है यह जो हालिया घटना है इसके संदर्भ में हम आगे थोड़ा सा और जिक्र करेंगे। ठीक है? दोस्तों, वेटलैंड को आप संक्रमण क्षेत्र कई बार कह देते हैं। ध्यान रखिएगा, जो आर्द्र भूमि है, जो वेटलैंड है, ये वे विशिष्ट क्षेत्र होते हैं दोस्तों, जहां पर स्थलीय और जो जलीय मुख्य रूप से जो परितंत्र है वह आपस में मिलते हुए नजर आते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर स्थलीय जो परितंत्र है और इसके अलावा जो जलीय परितंत्र है, वह दोनों मुख्य रूप से आप देखेंगे आपस में मिल रहे हैं इस प्रकार से। और ऐसी जो भूमि का निर्माण होता है जहाँ पर जल और मुख्य रूप से जो स्थल है, दोनों का मिलन होता है, उसको हम कई बार वेटलैंड कह देते हैं और वही वेटलैंड है दोस्तों। एक आसान सी भाषा में यह परिभाषा आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है?
यहाँ केवल पानी नहीं होता है और केवल जमीन भी नहीं होता है, यह दोनों का एक अनूठा मुख्य रूप से दोस्तों संगम होता है। जैसा कि आप इस इमेज को देखकर एक अनुमान लगा सकते हैं, एक जो है आप एक अपने दिमाग में ओवरव्यू क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप वेटलैंड कहते हैं दोस्तों। आर्द्र भूमि की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं दोस्तों, अगर वह विशेषताएं मैच करती हैं तो उसको हम आर्द्र भूमि कह देते हैं। जैसे पानी मीठा होना चाहिए, खारा या समुद्री भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। वर्ष भर या कुछ महीनों में इसमें इस स्थान पर जल का जो भराव है वह होना चाहिए। विशेष प्रकार की जो जलप्रिय वनस्पतियां हैं वह मुख्य रूप से यहाँ पर पाई जाती हैं, और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु होता है दोस्तों, वह जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी अत्यंत अधिक देखने को मिलती है, ठीक है, जहां पर आप जिस भूमि को आर्द्र भूमि कह रहे हैं, ठीक है। तो आर्द्र भूमि का जो संरक्षण है वह हमारे भविष्य के संरक्षण के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और मुख्य रूप से आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको ऐसी भूमि दिखती है तो उसका संरक्षण अवश्य करना चाहिए, ठीक है। जितने लोग लाइव सेशन में और रिकॉर्डेड सेशन में मुझे देख पा रहे हैं, मुख्य रूप से रिकॉर्डेड सेशन में जो लोग मुझे देख पा रहे हैं उनकी मैं चर्चा करूं तो आप बताएंगे कि क्या आपके आसपास कोई वेटलैंड है, एक बार कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं जो आर्द्र भूमि है उसका वर्गीकरण, उसके वर्गीकरण को हम देखने का प्रयास करते हैं। तो आर्द्र भूमि का जो वर्गीकरण है दोस्तों, झील और तालाब, दलदल और जो मैंग्रोव वन है, जो बाढ़ के मैदान है, जो लैगून और खाड़ी क्षेत्र है, यहाँ सभी जगहों पर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक एक करके हम सभी की चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर झील और तालाब की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखेंगे जो झील और तालाब है ये पानी के बड़े या छोटे जमाव वाले क्षेत्र होते हैं। आप लोग जानते ही होंगे, आपने तालाब देखा ही होगा। और मुख्य रूप से जो मीठे या खारे पानी के हो सकते हैं, कई बार मीठे पानी का भी हो सकता है और कई बार खारे पानी का भी हो सकता है। इसके अलावा दलदल की बात करें यहाँ पर तो यह वह मृद भूमि होता है दोस्तों जहां पानी का स्तर जमीन के बराबर होता है और घास फूस की अधिकता होती है। आपने दलदल देखा होगा कई बार, जब आप जो है ऐसे स्थानों पर जाते होंगे जहां पर जमीन पर पैर रखते होंगे तो पैर आपका अंदर की तरफ थोड़ा सा धंसता हुआ नजर आता है, तो उसी को मार्श या दलदल हम कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है कि सभी लोग परिचित होंगे। एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कितने लोग दलदल से परिचित हैं और कौन नहीं परिचित है। जरूर आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो लोग नहीं परिचित हैं विशेष रूप से मैं उनको देखना चाहता हूं कि कौन लोग दलदल जो है नहीं जानते हैं, दलदल से परिचित नहीं है, ठीक है। फिलहाल आप यहां पर एक परिभाषिक रूप से अगर हम बात करें तो यह वह मृद भूमि होती है दोस्ती जहां पानी का स्तर जमीन के बराबर देखने को मिलेगा और जहां घास फूस की अधिकता आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर मैंग्रोव वन, बाढ़ के मैदान और लैगून और खाड़ी क्षेत्र की, तो मैंग्रोव वन को भी आप जानते हैं कि खारे पानी और समुद्र के तटों के किनारे पाए जाने वाले जो विशिष्ट वन होते हैं, जो मुख्य रूप से तूफानों से रक्षा करते हैं, मृदा अपरदन से रक्षा करते हैं, तो मुख्य रूप से आप इनको जो है क्या मैंग्रोव वन भी कह देते हैं। बाढ़ के मैदान, फ्लड प्लेन्स की बात करें तो नदियों के किनारे स्थित वे क्षेत्र हैं जो मौसमी रूप से जलमग्न होते हैं, ठीक है, बाढ़ के मैदान हम उनको जानते हैं। लैगून और खाड़ी क्षेत्र की बात करें तो जहां समुद्र का पानी आंशिक रूप से जमीन से घिरा होता है, ठीक है, तो इसको लैगून और खाड़ी क्षेत्र के रूप में हम चिन्हित करते हैं। दोस्तों आप बताइए कि आप कोई ऐसा जो है स्थान जानते हैं, कोई ऐसी लैगून झील जानते हैं जो बिहार में स्थित है और आपने देखा है, एक बार इसको भी बताने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे मुख्य रूप से जैसा कि हमने बताया कि जो आर्द्र भूमि का वर्गीकरण है, चाहे वह झील और जो है नदियों के रूप में देखने को मिले, झील और तालाब के रूप में, या फिर जो है मुख्य रूप से दलदल के रूप में, मैंग्रोव वन के रूप में, बाढ़ के मैदान के रूप में, लैगून और खाड़ी क्षेत्र के रूप में, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका वर्गीकरण आप देख सकते हैं। दोस्तों अब अगर हम बात करें वेटलैंड की, आर्द्र भूमि की, तो आप ध्यान रखिएगा जो आर्द्र भूमि है इसको क्या कहा जाता है, पृथ्वी की किडनी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का गुर्दा इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई, क्या ऐसी खासियत है कि इसको पृथ्वी का गुर्दा कहा जाता है? तो दोस्तों यह प्राकृतिक जल शोधक होता है, ठीक है। आर्द्र भूमि क्या करता है, जल शुद्धिकरण का कार्य करता है और यहाँ की वनस्पतियां और जो मिट्टी पानी है इनसे प्रदूषक और जो तलछट हैं दोस्तों, जो सेडिमेंट्स होते हैं उनको क्या करता है, छान लेता है, जिससे हम क्या करते हैं, स्वच्छ जल प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एक इमेज लगाया भी हुआ है, आप देख सकते हैं। जो आर्द्र भूमि है वह जल शुद्धिकरण का कार्य कर रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे स्वच्छ पानी का जो निकास हो रहा है, गंदा पानी का प्रवेश होता है, वनस्पतियां और जो जड़ होते हैं यहाँ पर मुख्य रूप से ये तलछट का जमाव करते हैं मुख्य रूप पर, और यहाँ पर आप देखेंगे जो स्वच्छ पानी का निकास होता है मुख्य रूप से वह देखने को मिलता है। और यह जो है आप देखेंगे जब मुख्य रूप से यह हमारे जो है ग्राउंड वाटर के रूप में जब परिवर्तित होता है तब हमारे लिए है और भी लाभप्रद होता है, ठीक है।
तो अगर हम बात करें सुरक्षा और संचय की दृष्टि से भी, तो बाढ़ नियंत्रण में जो वेटलैंड्स हैं इनकी भूमिका बहुत ही प्रमुख हो जाती है। कैसे होती है यह समझने वाली बात है। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो यह जो क्षेत्र हैं, जो वेटलैंड्स वाले क्षेत्र हैं, यह अतिरिक्त पानी को क्या कर लेते हैं, सोख लेते हैं, जिससे बाढ़ की जो तीव्रता है वह मुख्य रूप से कम होगी। जो फ्लड का बहाव है, मुख्य रूप से जो फ्लड है वह जो है कम होता जाता है। और इससे आप देखेंगे जो भूजल रिचार्ज है वह भी प्रक्रिया बहुत अच्छे तरीके से होती है। मतलब जो सोखा गया पानी होगा वह धीरे धीरे जमीन के नीचे जाएगा, जिससे भूजल स्तर जो ग्राउंड वाटर लेवल है वह मुख्य रूप से बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बना रहता है। और हमें जो है जो नल का पानी और बहुत सारी चीज़ों के संदर्भ में अगर हम देखें, पानी के विशेष रूप में अगर पानी की बात मैं कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे ग्राउंड वाटर जो है पीने के पानी के योग्य जो है बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से होता है और हम उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों में हम जो है उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे आप सिंचित जो क्षेत्र जो आप कृषि करते हैं, कई बार जो है आप बोरिंग लगाकर जो है वहाँ से आप पानी निकालकर अपने खेतों की सिंचाई भी करते हैं। तो जीवन का आधार होता है दोस्तों वेटलैंड, जो आर्द्र भूमि है। दोस्तों जैव विविधता की बात करें तो इसके दृष्टिकोण से यह बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ आप देखेंगे तो अनगिनत प्रजातियाँ, विशेषकर जो मछलियाँ हैं, जो प्रवासी पक्षियाँ हैं, यह जो है देखने को मिलती हैं और इनके भोजन और आवास का एक मुख्य स्रोत होता है वेटलैंड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जलवायु और जो आजीविका है, इसके भी संदर्भ में आप अगर वेटलैंड को समझेंगे तो इसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करता है दोस्तों। ये जो क्षेत्र होते हैं मुख्य रूप से आप देखेंगे तो कार्बन को अवशोषित करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, कार्बन सिंक करते हैं यह क्षेत्र जो वेटलैंड्स है, तो मुख्य रूप से इसके संदर्भ में भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। स्थानीय आजीविका की बात करें तो ये क्षेत्र लाखों लोगों के लिए आय के स्रोत के रूप में भी होते हैं। विशेषकर अगर हम मछली पालन की बात करें, पर्यटन की बात करें, टूरिज्म की बात करें, तो इसके दृष्टिकोण से इसका इंपॉर्टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों जो वेटलैंड है उसको समझ लिया है, और आशा करता हूँ कि हर एक जो पॉइंट है वेटलैंड से संबंधित उसको आपने बहुत सिस्टमैटिक तरीके से जो है अपने दिमाग में, अपने जेहन में बैठा लिया होगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो, कहीं पर भी कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आपके कमेंट को जरूर देखूंगा और उसका आंसर भी करूंगा। ठीक है, यह हमारा आपके बीच जो है मुख्य रूप से एक प्रॉमिस है, और मैं जरूर जो है उसको देखने का प्रयास करूंगा। अगर आप कमेंट करेंगे, कोई क्वेश्चन होगा, कोई क्वेरी होगी, तो मैं उसका उत्तर आपको जरूर पर्सनली प्रोवाइड करूंगा दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों इसी से जुड़ा हुआ एक शब्द आता है रामसर साइट। ठीक है, तो रामसर साइट की भी हमको चर्चा कर लेनी चाहिए, क्योंकि जुड़ा हुआ जो है यह पूरा जो टर्म है रामसर साइट का। तो दोस्तों अगर हम रामसर साइट की बात करें तो रामसर साइट वे आर्द्र भूमि होते हैं, वे वेटलैंड होते हैं दोस्तों, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व या मान्यता मिल चुकी होती है। ठीक है, तो ऐसा कोई वेटलैंड जिसको जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दे दी जाए, उसको हम रामसर साइट कहते हैं। ठीक है, आप जानते भी होंगे रामसर साइट के बारे में। और रामसर साइट की बात करें तो आपको पता होगा एक कन्वेंशन है, मुख्य रूप से उसका नाम ही है रामसर कन्वेंशन, 1971 का कन्वेंशन है दोस्तों। और इसके अंतर्गत जो सूचीबद्ध वेटलैंड्स हैं उनको हम रामसर साइट के रूप में जानने का प्रयास करते हैं, रामसर साइट के रूप में उनको हम देखते हैं। ठीक है, रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमि संरक्षण की वैश्विक संधि की अगर हम बात करें तो यहां पर गौर करेंगे, इसके संदर्भ में हमने कुछ डेटा ऐड किया है। रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमि के संरक्षण और उनके सतत उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई है। जैसा कि हमने बताया 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में दोस्तों यह जो है अपनाई गई थी मुख्य रूप से, और इसे 21 दिसंबर 1975 को लागू किया गया था। तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात आपके पास दो निकल कर आती है कि यह जो है 2 फरवरी 1971 को अपनाई गई, और मुख्य रूप से लागू की बात जो होती है वह 21 दिसंबर 1975 की होती है। तो यह डेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, इस संधि का उद्देश्य क्या है? तो इस संधि का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर जो महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि है, जो वेटलैंड्स हैं, इनको संरक्षित करना और उनके विवेकपूर्ण उपयोग को मुख्य रूप से बढ़ावा देना, इसका प्रमुख रूप से उद्देश्य है। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहां पर जो स्थापना वर्ष है, जो लागू होने की तिथि है, यह 2 आपको फैक्ट्स यहां पर मिला।
तीसरा जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है वह इसका मुख्यालय हो जाता है। तो ग्लैड स्विट्जरलैंड में जो है एक छोटा सा सिटी है ग्लैड, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, यह यहाँ पर इसका मुख्यालय है। 172 देश 2024-25 तक मुझे लग रहा है कि थे जो है सदस्य, अब बढ़ सकते हैं दोस्तों, एक बार इसको आप देख लीजिएगा। भारत की जो सदस्यता है वह बहुत ही प्रमुख है, ठीक है। कुल सदस्य देश आपसे शायद नहीं पूछा जाए, लेकिन भारत की सदस्यता से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है वेटलैंड के संदर्भ में। तो भारत ने जो सदस्यता ग्रहण करी, ठीक है, इसकी वह 1 फरवरी 1982 को ग्रहण करी, ठीक है। और आप देखेंगे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल कर आ जाता है कि विश्व आर्द्रभूमि जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है वह कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को हम हर वर्ष जो है जो वेटलैंड डे है, जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस है, इसको हम जो है सेलिब्रेट करते हैं, है ना। और आप देखेंगे ऐसे भूमियों को चिन्हित भी करते हैं कई बार, जो मुख्य रूप से बहुत ही प्रमुख जो है होते हैं। ऐसे वेटलैंड्स को हम चिन्हित करते हैं रामसर साइट के रूप में, जो बहुत ही प्रमुख होते हैं और बायोडाइवर्सिटी के संदर्भ में अगर देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ओके दोस्तों, इसके अलावा रामसर सचिवालय का जो प्रशासनिक नियंत्रण है वह किसके बीच में किसके पास है, तो आप ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का नाम आपने सुना होगा, IUCN। यह जो है कई प्रकार का डेटा लिस्ट भी जो है जारी करती है, आपको ध्यान आ रहा होगा, ठीक है, रेड डेटा, येलो डेटा, बहुत सारा डेटा जो है लिस्ट जारी करता है। तो आप देखेंगे रामसर सचिवालय का जो प्रशासनिक नियंत्रण है वह IUCN के पास है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के पास है, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम बात करें तो रामसर कन्वेंशन के जो प्रमुख उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों की अगर बात करें तो हमने आपको पहले बताया क्या, आर्द्र भूमियों का संरक्षण और सतत उपयोग करना इसका उद्देश्य है। इसके अलावा 2 उद्देश्य और ध्यान रखिएगा कि स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग को बढ़ावा देना भी रामसर कन्वेंशन का उद्देश्य है, प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। इसके अलावा रामसर स्थल की जो निगरानी और प्रबंधन करना है, मुख्य रूप से यह भी रामसर कन्वेंशन के प्रमुख उद्देश्यों में से एक देखने को मिलता है, ठीक है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब भारत के संदर्भ में अगर हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें दोस्तों रामसर कन्वेंशन के संदर्भ में, तो भारत की सदस्यता हमने आपको बताई कि 1 फरवरी 1982 को हुई। भारत में कुल रामसर स्थल 98 अभी हैं प्रेजेंट के टाइम में, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब मैं यह लेक्चर आपको दे रहा हूं प्रेजेंट के टाइम में, आज डेट है आपका 13 फरवरी, ठीक है, 13 फरवरी 2026, यहां तक हम जब पहुंचे हैं तब भारत में कुल रामसर स्थल 98 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सबसे पहला जो रामसर स्थल है दोस्तों भारत के संदर्भ में पूरा हम बात कर रहे हैं, तो 1981 में जो चिल्का झील है उड़ीसा में, वह देखने को मिलता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, 2 मुख्य रूप से आपको देखने को मिलते हैं पहले रामसर साइट के रूप में, ठीक है, इनको शामिल किया जाता है। फिर सबसे बड़ा रामसर साइट से भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, जब इंडिया लेवल पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, भारत के संदर्भ में पूछा जाएगा, तो सुंदरवन डेल्टा का नाम ध्यान रखिएगा, जो कि पश्चिम बंगाल में है, वह जो है सबसे बड़ा रामसर साइट है भारत में, ठीक है। इसके अलावा सबसे छोटा भी आपसे पूछा जा सकता है, तो रुद्र सागर झील का नाम आपको ध्यान रखना चाहिए, त्रिपुरा में है, इसको भी रामसर साइट का दर्जा दिया जा चुका है। और मुख्य रूप से आप देखेंगे सबसे ज्यादा अभी तक जो 11 स्थल को एक बार रामसर साइट जो है घोषित किया गया, वह वर्ष था 2022, 15 अगस्त 2022 को दोस्तों। आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो मुख्य रूप से जोड़े गए स्थल हैं, 11 स्थल हैं रामसर साइट के रूप में, है ना। तो यह भी डेटा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। अब दोस्तों रामसर साइट जो घोषित हो रहा है, ठीक है, क्यों हो रहा है यह तो हमने बता दिया, लेकिन इसके पीछे की जो शर्त है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखिएगा। दुर्लभ संकटग्रस्त प्रजातियों का आवास हो, प्रवासी पक्षियों के लिए यह महत्वपूर्ण हो, साथ ही साथ जैव विविधता के संरक्षण में प्रमुख भूमिका निभाए और विशिष्ट पारिस्थितिकी विशेषताओं को मुख्य रूप से जो है यह रखता हो, ठीक है, यह स्थान, तो उसको हम रामसर साइट के संदर्भ में देखते हैं, है ना। दोस्तों अब बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। बिहार में कुल 6 रामसर स्थल अभी प्रेजेंट के टाइम में हैं, जब हम 13 फरवरी को यह बात कर रहे हैं, जो आर्द्र भूमि संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय महत्व को दर्शाते हुए नजर आते हैं। जो प्रमुख रूप से 6 हैं उनका नाम आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना चाहिए। कांवर झील की बात करें जो कि बेगूसराय में है, नागी पक्षी जो है की बात करें तो जमुई में, नकटी पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो यहाँ पर इसको भी देखेंगे यह जमुई में, गोगाविल जलाशय की बात करें तो कटिहार में, इसके अलावा गोकुल जलाशय बक्सर में, और उदयपुर जो झील है पश्चिमी चंपारण में देखने को मिलता है। यह जो है प्रमुख रूप से 6 रामसर स्थल हैं जो आपके बिहार में देखने को मिलते हैं, ठीक है।
और आप देखेंगे इसमें कुछ ऐसे जो है रामसर साइट्स हैं जो गोखुर झील के संदर्भ में हैं, ठीक है। तो हम इन 6 का जिक्र अगले लेक्चर में बहुत सिस्टमैटिक तरीके से करेंगे दोस्तों। हम आपको बताएंगे कांवड़ झील के बारे में, नागी पक्षी अभयारण्य के बारे में, नकटी पक्षी अभयारण्य के बारे में, गोगाविल जलाशय के बारे में, उदयपुर झील के बारे में। इन 6 के बारे में हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में आपसे चर्चा करेंगे, जो 6 रामसर स्थल हैं मुख्य रूप से बिहार के, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आज आपने बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से पूरे टॉपिक को समझ लिया होगा, रामसर साइट को समझा होगा कि रामसर साइट किसे घोषित किया जाता है, और उससे पहले मैंने आपको वेटलैंड समझाने का प्रयास किया, मुख्य रूप से जो आर्द्र भूमि है उसको समझाने का प्रयास किया, तो आपने उसको भी समझ लिया, ठीक है। और जो अपना करंट का अपडेट है, तो हमने आपको बताया कि लगभग 4500 जो 26 अतिक्रमण मामले हैं इनका पहचान किया गया है, और अधिकांश का जो ग्राउंड वेरिफिकेशन है वह यह संकेत देता है कि सरकार अब वेटलैंड संरक्षण को भूमि प्रशासन का अभिन्न हिस्सा मानने लगी है। और यदि आप देखेंगे तो यह अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को वेटलैंड यानी कि कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017 जो है, ठीक है, स्थानीय भू अभिलेख सुधार और जो मुख्य रूप से जन सहभागिता है इससे जोड़ा जाए, तो बिहार में जो सतत विकास और जो पारिस्थितिकी सुरक्षा है उसकी दिशा में एक निर्णायक कदम सिद्ध हो सकता है, ठीक है। तो ये हालिया जो घटनाक्रम रहा, यह आप समझने का प्रयास करेंगे, और बिहार में जो आर्द्र भूमि के संदर्भ में, और साथ ही साथ आर्द्र भूमि क्या होती है, आर्द्र भूमि को कौन सी ऐसी आर्द्र भूमि है, वेटलैंड्स जो साइट्स हैं जिनको मुख्य रूप से रामसर साइट का दर्जा दिया गया, उसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर रोकते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे रामसर साइट के ऊपर, जो बिहार के प्रमुख रामसर साइट हैं उनकी चर्चा करेंगे, और लेटेस्ट करंट में जो रामसर साइट जो है रहे हैं, जो ज़्यादा चर्चा में रहे हैं इस वर्ष जो है, उनको विशेष तौर पर हम एम्फेसाइज करेंगे, क्योंकि एग्जाम में बहुत ही प्रबल संभावना होती है कि वहीं से प्रश्न आपसे पूछा जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का संस्कृति पीसीएस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ मेरे साथ भी जुड़ने के लिए।